मजदूरों को भी एक राज्य से जो फंसे हुए मजदूर हैं, छात्र हैं और जो पैनिक लोग हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की भी शुरुआत हो चुकी है। तेलंगाना से एक स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए रवाना की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मजदूरों को भेजा जा रहा है। मुंबई में कई लोगों के फ़ोन हमारे दफ्तर में भी आते हैं कि कैसे, कब हम लोग अपने गांव जाएंगे, ट्रेन कब चलेगी, बसें कब चलेगी, लोग पूछताछ करते चले आ रहे हैं। यह पैनिक स्थिति कहीं वह भयानक स्थिति नहीं हो जो कि हम दिल्ली के बस स्टैंड में देखने को मिला था और बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। कहीं यह स्थिति न हो कि भीड़ अनियंत्रित हो जाए, कंट्रोल न हो। उसका कैसे प्रशासन ध्यान रखता है। और इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या थर्मल स्क्रीनिंग बराबर है इन कोरोना के पेशेंटों को, कोरोना के मरीजों को पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ताकि ये संक्रमण नहीं बढ़े। इस सारे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट राजू बाफना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उधर शिवसेना युवा शिवसेना के जो मुंबई कोऑर्डिनेटर हैं अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरा हमारे अधिवक्ता एडवोकेट मधुसूदन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे कि क्या यह जो स्थिति है, जो आज कोरोना के मरीजों की मिलने की संख्या है प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इस आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। रेड जोन भी काफ़ी बड़ी संख्या में है, सैकड़ों से ज़्यादा, लगभग 150 के लगभग हमारे यहाँ पूरे देश में रेड जोन है। अब ऐसी स्थिति में जो लोगों को भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसकी आने वाले दिनों में क्या असर पड़ने वाला है, इसका क्या असर हो जाना, क्या भेजा जाना। मुंबई से अगर भेजे जाने की बात करें, अगर सरकार शुरू कर रही है, हालांकि अभी सारे सरकार के मंत्रियों में समन्वय हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, उनको कैसे करना है उसके ऊपर योजना तैयार हो रही है। एक उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन रवाना की गई, अगर इसमें सफलता मिलती है तो और राज्यों से भी लोगों को एक दूसरे को भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और वो कैसे होगी यह सरकारें तय करेंगी। लेकिन इसका मुंबई पर कितना असर पड़ेगा, हमारे साथ राजू बाफना जी जुड़े। राजू बाफना जी बताइए, ये जो भेजने मजदूरों को, श्रमिकों को और छात्रों को जो एक दूसरे से दूसरे राज्य में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके ऊपर केंद्र सरकार ने विधिवत सूचना जारी कर दी, एडवाइजरी जारी की है कि इसके ऊपर योजना बनाई जाए। यह कैसा कदम होगा? देखिए साहब, योजना तो हमें यहाँ से उनको उनके घर में शिफ्ट करने की, मेरा पहले भी आपका लास्ट इंटरव्यू में भी यही था कि उनको भेजना ही चाहिए जी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज, वो सारी चीजें की कमी जरूर है जी। पर अगर बम्बई में ये लोग रहे जी तो यहाँ इनको तो रहने की व्यवस्था है, जिनकी रूम में ये 10-10 लोग रहते हैं जी, तो यहाँ कोरोना को स्प्रेड करने का चांस इसके लिए बहुत ज्यादा है। हाँ। यहाँ इनके पास प्रिकॉशन नहीं है। जो मजदूर आज की तारीख में जिनके घर नहीं है मुंबई में, जिनके पास रहने को नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, उनको जो सरकार ने अभी स्कीम बनाई है और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, वो इनको शिफ्ट करना ज्यादा बेहतर है। अब इस पे सवाल काफी उठते हैं कि इस सवाल में क्या होगा, कैसे होगा, ये लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ अगर ये स्प्रेड हो गया तो वहाँ इनको संभालने वाला कौन होगा, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज की क्या होगी, क्योंकि गाँवों में हॉस्पिटल नहीं है, गाँवों में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ अगर ये स्प्रेड हो गया तो क्या होगा। ये सारी समस्या जरूर हमारे सामने है, पर इस समस्या का समाधान ये है कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है, अपने अपने क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर बना रही है, वहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसके लिए कर रही है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इनको जो शिफ्ट किया जा रहा है, इनको अपने घर पहुँचाया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा किया जा रहा है और आगे इससे फैलने के चांस कम हो जाएंगे, नहीं कि ज्यादा होना। अच्छा, एक मिनट बाफना जी, थोड़ा हमारे साथ अरुण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे मुंबई के युवा सेना के, शिवसेना के मुंबई कोऑर्डिनेटर हैं। अरुण मिश्रा जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ है और लोग पैनिक हुए हैं, मजदूर भी लोग, और लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं, यह कितना सही कदम होगा? सर जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि जो आपने मुझे इस डिबेट पर बैठने का मौका दिया जी। दूसरा, जैसा कि आपका सवाल था कि लोगों को भेजने का ये डिसीजन कैसा है, इस डिसीजन का मुझे ऐसा लगता है कि हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो लोग फंसे हैं वो किस परिस्थिति में है
ये उनका दिल ही जानता है। ये हम और आप खाली कह सकते हैं कि हम समझते हैं, जैसे हमारे में कहावत है ना कि घायल की गति घायल ही जानी जी, है ना भैया। तो ये उनकी परिस्थिति में वो वही जाने, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि जैसे पास्ट में डिसीजन हुए कि किसी चीज का घोषणा कर दिया और उसकी कोई तैयारी नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अभी भदोही, इसके पहले जो यूपी में एक जिला है भदोही करके, वो भदोही जिला में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं था। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक बिंद जी है, वो नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बिंद जी है, वो वहां पर पहुंचे, कैसे गए पता नहीं, लेकिन वो वहां पर पहुंच गए गाड़ी लेकर अपनी, और पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया है जी। अब मतलब भदोही जिला में जहां एक भी पेशेंट नहीं था वहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गया। और जैसे कि आपने बोला थर्मल स्कैनिंग, सर ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें से हम बॉडी टेम्परेचर के थ्रू फ्लक्चुएशन काउंट कर सकते हैं जी, करेक्ट है ना। तो ये रैपिड टेस्टिंग के इसमें आ सकता है कि हमने ठीक है बॉडी का फ्लक्चुएशन किया, लेकिन जो लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं ना, उनको अगर वहां पर कुछ समय के लिए, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल्स हो गई या गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग हो गई या प्राइवेट स्कूल्स हो गए, उनको हायर करके वहां पर उनकी एक रहने की, सेल्फ क्वारंटाइन करके रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यहाँ पर कई ऐसे प्रवासी लोग हैं सर, अभी जैसे आजकल आ रहा है कि मजदूर मजदूर मजदूर। मुझे एक बात बताइए सर, जो रिक्शा चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं, जो पर प्रांतीय है यहाँ पर, मतलब किसी भी प्रदेश के हो, क्या वो मजदूर नहीं हुए? बोला रहे कि नहीं ये व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं है। कई रिक्शा वाले मुझे फोन कर रहे हैं, कई बस गाड़ी चलाने वाले फोन कर रहे हैं, जो प्राइवेट ड्राइवर से रहते तो घर में ही है ना उनको, ये भी रोज कमाने, हाँ, जो रोज कमाने खाने वाले हैं जी, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, खाली मजदूरों तक सीमित ना रह जाए। मेरा कहना यह है कि जिनकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, श्रृंखला में वो भी आते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले भी मजदूरी ही करते हैं, तो मजदूर मतलब वो भी मजदूरी है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर वाले ही नहीं, जो यहाँ पर रोज बिल्कुल हाँ वाले, उन सबको मजदूरों की श्रेणी में गिना गया है। सर बोल तो रहे हैं ऐसा गिना गया, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन में अगर वो जा रहे हैं ना, तो पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि तुमको ऐसे कैसे आ रहे हो। ये सिर्फ मजदूरों के लिए, जो बिल्डिंग में जो लेबर का वर्क करते हैं या जो दिहाड़ी मजदूर है, उनकी बात कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है ना सर, ग्राउंड रियलिटीज पे डिफरेंस आ जाता है। जो वहाँ ऊपर जो घोषणा है और जो ग्राउंड रियलिटीज पर आती है, वो घोषणा डिफरेंस हो जाती है। सर उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, देखिए घोषणा हुई थी कि प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया जाएगा, तब ये हुआ था कि हम लोग साधन की व्यवस्था हम करेंगे जी, ठीक है ना। आज आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए, डीसीपी साहब से बात कीजिए, सीनियर पीआई से बात कीजिए, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, आप लोग अपनी व्यवस्था खुद कीजिए, 20 जन 25 जन का ग्रुप बनाइए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, ऐसी बस की व्यवस्था कीजिए जिसमें 60 सीटर है, तो 30 जन के ग्रुप को हम भेजेंगे। नहीं, लेकिन अभी तो, अब एक मुझे सर बात बताइए, लेकिन अभी तो सरकारों ने 6 स्पेशल ट्रेनों की बात कर दी है, तो गाड़ी की बात ही नहीं आती, खुद की गाड़ी की बात। अब तो स्पेशल ट्रेनों की बात कर दी गई है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो गंतव्य स्थान तक जाएगी, तो आवाज अब सुविधा व्यवस्था की बात तो नहीं है। अब यह है कि उसमें कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, कौन से दिहाड़ी मजदूर को कैसे हम चिन्हित करें, रिक्शे वाले उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रवासी में सभी लोग प्रवासी हो जाते हैं, बिल्डिंग में रहने वाले भाई जो परप्रांतीय हैं सभी प्रवासी हैं, मजदूर कौन है, जो काम करने वाले बोले भाई कंपनी में काम करने वाले वो भी मजदूर है, तो मजदूरी तो सभी लोग मजदूरी करते हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी नौकरी करता है वो भी मजदूरी करता है, तो मजदूरों की श्रेणी में आखिर किनको रखा जाएगा? सर मुझे ऐसा लगता है, जो ग्राउंड रियलिटी, जैसे कुछ लोगों का फोन आ रहा है, कुछ लड़कों का, ऐसे लड़कों का फोन आ रहा है सर, जो बैंक में फॉर्म्स कलेक्शन नहीं होता बैंक की तरफ से, कि क्लाइंट बन रहे तो उनका फॉर्म्स लाते हैं जी, वैसे लड़कों का फोन आ रहा है जो वेंडर्स के थ्रू होते हैं, डायरेक्ट बैंक के पेरोल पर नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर्स के पेरोल पर होते हैं सर। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको भी दिहाड़ी मजदूर में काउंट करना चाहिए, इस मजदूर की श्रेणी में काउंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने प्रदेश से, मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। बापना जी आप क्लियर कर सकते हैं कि आखिर मजदूरों की बात किया जाए? पहले मैं अरुण जी का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें बताई हैं, पर पहले हमारे को ये जरूर समझना चाहिए कि डेफिनेशन मजदूर की क्या है, कौन मजदूर है, और ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों डिक्लेयर की है जी। गवर्नमेंट का ऐसा कोई साधन नहीं है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर की है क्योंकि सब मजदूरों को घर पे भेजना है, सब मजदूरों को घर पे नहीं भेजना है जी, जी, जी। जो इस मजदूरों के पास में आज की तारीख में रहने का नहीं है या खाने का नहीं है और जो रोड पे है, उनके लिए ही ये पॉलिसी है वो घर पे जाए। अगर यहाँ से सब लोग निकल गए तो हर स्टेट में, नहीं महाराष्ट्र, हर स्टेट में, दूसरे स्टेट के काफी लोग हैं, बहुत लोग निकलेंगे, बहुत लोग निकलेंगे, बहुत लोग, सब लोग ऐसे पैनिक स्थिति में तो सब लोग सर छोड़ के गाँव जाना चाहेंगे।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में उन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी कि कौन कौन जो आना चाहते हैं वो ऑनलाइन आ जाए जी। तो 6.5 लाख एप्लीकेशन आई है। कितने? अब वो 6.5 लाख अगर यहाँ से वहां चले जाएंगे और उनको यहाँ आना हो तो वैसे ही जो गवर्नमेंट सोच रही है और जिसके लिए हम ये प्लान का कर रहे हैं पूरा का पूरा फेल हो जाएगा जी। तो मेरा ये कहना है कि डेफिनेशन जो मजदूर की है वो डेफिनेशन मजदूर की यही है कि जिसके पास यहाँ पे घर नहीं है या जो अभी आज की तारीख में रह नहीं पा रहे वो मजदूर अपने घर पे जा सकते हैं। बाकी आप हर एक को, रिक्शा वाले को भी भेज दोगे, टैक्सी वाले को भी भेज दोगे, वो तो फिर हो ही नहीं सकता। वो तो फिर आप रोज लेने जाओ, रोज लेने आओ और उसका कोई अंत नहीं। इसका हम कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन है जिनका घर नहीं है और कौन है जो दिहाड़ी मजदूर है जिनको खाने के लिए नहीं है, बनाने के लिए नहीं, जिनको छत नहीं है? इसको ऐसे श्रेणी का चयन हम कैसे करेंगे? सरकार कैसे करेगी? कैसे इसका नाम मापदंड बनाया जाना चाहिए? ये प्रशासन को ही करना पड़ेगा। प्रशासन के पास सारे फीचर हैं। आपको अगर यहाँ महाराष्ट्र में आपका घर है तो आपके पास राशन कार्ड है, आपकी चीजें हैं उनके पास में, वो लोग रोड पे नहीं है। एक मजदूर के पास में, हर एक मजदूर जो महाराष्ट्र में 20 साल से उसके पास अपना रूम है, अपना रहने को है। ऐसे मजदूर बोलेंगे हमको घर पे जाना है, सिर्फ इसलिए जाना है कि यहाँ पे वो लोग इन छुट्टियों के कारण उनको नहीं मन लग रहा है। ऐसे मजदूरों को के लिए स्कीम नहीं है। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं मजदूरों के लिए। आप ये सोचिए, एक मजदूर अगर 20 साल या बॉम्बे में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है तो उसको अपना घर है, अपने बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, सारा उनका जो खर्चा सारा यहाँ चलता है। उनको भेजने की व्यवस्था नहीं की जाए, सिर्फ वही मजदूर जा सकते हैं जिसके पास यहाँ पे आज की तारीख में रहने का नहीं है। इसके लिए एनालिसिस, हमारे पास राशन कार्ड है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनके खुद के घरों के एड्रेसेज है, सारा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है और वो स्क्रूटनाइज करके ही उनको भेजना चाहिए जी। मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? अरुण मिश्रा जी, लगता है कि तकनीकी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक बात और है, ये बाफना जी, इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हम ये देखें कि वही लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण मिश्रा जी, एक बात बताइए कि कैसे पता चले कि यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं वो उनका यहाँ पे घर नहीं है, छत नहीं है, मकान नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं, व्यवस्था खाने बनाने की है और वही लोगों को पहुँचाने की ज़्यादा खास ज़रूरत है? ऐसे कैसे सरकार उनको पहचानेगी? इसका मापदंड क्या होना चाहिए? सर, जैसे बाफना जी ने अभी कुछ देर पहले जो बोला ना, उससे मैं उनके बातों से सहमत हूँ। खाली एक सवाल है मेरा, मुझे सर ये बताइए कि यहाँ 15-20 साल से रह रहे हैं, उन्होंने घर जी तो ले लिए, घर के नाम पर झोपड़पट्टियां तो ले ली है, लेकिन सर आज उनके घर पे खाने को नहीं है। ऐसे कई भाजी वाले हैं, कुछ और है जो रोजमर्रा जो रोज कमाते खाते हैं सर। नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ भूखा मर जी, बोलिए। हाँ, अगर कोई आदमी सर यहाँ आदमी आज कोई अपने घर पे क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि उसको ये आशा है कि गांव पे मेरी खेती बाड़ी है, अनाज है, मुझे कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी जी। कोई छुट्टी मनाने के लिए इस समय क्यों जाना चाहेगा सर? मेरा इधर देखिए, हर किसी आदमी को ये, लेकिन एक बात ये देखिए कि जब हम यहाँ पर अगर मान लीजिए लॉकडाउन नहीं होता तो क्या ऐसे ही लोग जाने की स्थिति में तैयार होते? नहीं होते। तो इसका मतलब आज राशन देने के लिए सरकार बोल ही रही है। आप तो शिवसेना में हैं, उद्धव ठाकरे साहब भी हमेशा अनाउंस कर रहे हैं कि किसी के पास भोजन ऐसा है कि नहीं रहेगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और सारे सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं लोगों को राशन देने में, भोजन पहुंचाने में। तो राशन की व्यवस्था सब हर आदमी के ऊपर 5-5 किलो चावल मिल रहा है साहब। 4 लोग हैं तो 20 किलो चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, भाजी खरीद सकता है। अगर आदमी यहाँ 2 साल 4 साल से रह रहा है अरुण जी, और अगर 2 महीने की खाने की व्यवस्था यहाँ पर कर नहीं सकता तो वह शहर से गांव में जाकर के क्या कर सकता है? सर, जाकर उसको ये उम्मीद होती है कि गांव में मेरी खेती बाड़ी है तो मेरे घर पे कोई अनाज रहेगा, घर के कोई बाकी मेंबर है वो होती है। तो आदमी कमाने के लिए क्यों आता है? जब यहाँ पर रोज कमाने खाने के लिए आने वाला इंसान है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मुंबई में आया इसीलिए कि घर पे खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुंबई आया हो। सर नहीं, ऐसा नहीं है सर। गांव में लोग इसलिए नहीं है, गांव से लोग मुंबई में इसलिए नहीं आए कि घर पे खाने के लिए नहीं था सर। कैसा है कि खेती बाड़ी से देखिए, जो वास्तविक स्थिति है उससे आप भी जानते हैं और हमारे जो सीनियर जो बैठे हैं बाफना जी, ये भी जानते हैं कि सर जो गांव से जो भी यहाँ पर आता है, किसानों की हालत कैसी है। देखिए, आज तक लोग बोलते थे कि देश बिजनेसमैन से चलता है। सर, ये कोरोना ने दिखा दिया कि देश बिजनेसमैन नहीं, किसान चलता है। आज ये कोरोना से आप देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बात उसी से साबित होती है कि देश किसान चलाता है। पहले तो हमारा इलेवन टूट गया कि बिजनेसमैन चलाता है। आज तक जो बिजनेसमैन का जो क्लास था, जो बोलता था कि हम चलाते,
वैसा कुछ भी नहीं होता सर। दूसरा, यहाँ हम लोग राजनीति करने नहीं बैठे हैं कि सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है क्या नहीं प्रोवाइड कर रही है सर। वास्तु स्थिति की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा 5 किलो चावल एक आदमी पर 1 महीने का राशन है। आपको लगता है कि एक आदमी 1 महीने में सिर्फ 5 किलो खाएगा? ये तो वही बात हो गया था कि एक आदमी का दिन का खर्चा सिर्फ 35 रुपए का है, जो पहले बात उठी थी 7-8 साल पहले। ये सब बात हो गई सर। अभी फिलहाल हमको कोरोना फाइट करना है उस नाते। दूसरा सर, मैं ये बोला था, पूछना चाहूंगा कि जो आदमी यहाँ पर 4 साल 5 साल से रह रहे, खुद का मकान ले लिया, वो 2 महीने अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है? नहीं अरुण जी, मेरा अरुण जी, जिन लोगों ने अपना मकान लिया है ना, 2 महीने तक अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है। नहीं सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आदमी यहाँ से 2 महीने से 10 साल से, सर देखिए, मतलब कि केवल खाने की मजबूरी के लिए गांव नहीं जाना चाहता है, वह शहर की समस्या को छोड़ करके गांव जाना चाहता है। बिल्कुल, उसको ये डर है कि मैं झोपड़पट्टी में हूँ, बहुत सी डेंस एरिया है, लोग एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं। कि कौन आदमी है इस समय में कि जो यह नहीं चाहता कि हम गांव पहुंच जाएं सुरक्षित? सब लोग शहर छोड़ करके गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अभी शहरों में ही है। गांव में जो पहुंच जाएगी तो ये देश के लिए बहुत घातक हो जाएगा। क्या पहुंचाना? मैंने इसी का पहले उदाहरण भदोही जिले में केस नहीं था सर। मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले वही उदाहरण दिया कि भदोही में एक भी केस नहीं था। अब मिर्जापुर से लेकर इलाहाबाद तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, अब इससे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और मुंबई में गर्मियों हर साल यहाँ सर, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, नहीं एक बात बताइए अरुण जी कि मुंबई से उत्तर भारत जाने वाली कितनी ट्रेनें रोज चलती हैं और सारी ट्रेनें खचाखच भरी रहती हैं। गर्मी के सीजन में उसमें टिकट नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता, इतने लोग तैयार होते हैं। तो क्या 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी तो ये कितने साल तक ट्रेनें चलेंगी? क्या 2-4 दिन में सभी लोग पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। बात बताइए सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे हमारी बात हो रही है जी। हेलो, हाँ बोलिए आप जैसे हमारी बात हो रही है कि जैसे झोपड़पट्टी जुगे में चौल में रहते हैं जो लोग, उनके यहाँ पर आप कंजेशन डेंसिटी कितनी है? हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड है। हम लोग जो बिल्डिंगों में रहते हैं, हम हमारे कंपाउंड में रहे, बिल्डिंग के टेरेसों पर थोड़ा सा घूम ले रहे। झोपड़पट्टी में 10 बाय 10 के कमरे में 10 प्रवासी लोग रहते हैं उधर से। जी। अगर लोग इतने ऑलरेडी कंजेशन में रह रहे हैं, आप बताइए उनको ये खतरा कितना? खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे मराठी भाषिक फ्रेंड्स है जो लोग यहाँ से सातारा चले गए, नासिक चले गए, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के या कोई बिना परमिशन के, कोई परमिशन से कुछ बता कर क्या करके पता नहीं कैसे गए, लेकिन काफी लोग चले गए। अगर जब जो मराठी भाषिक लोग जो अपने गांव में जा रहे हैं वो क्यों गए? वो भी तो इसीलिए गए ना कि हमारी व्यवस्था हो सके, हमारी वहां पर थोड़ा हमको सेफ्टी रहेगा। नहीं, फिर सर देखिए, आदमी की जब अपनी जान पर बनाती है, आदमी यथासंभव कोशिश करता है कि भाई मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर यह क्यों दोषारोपण किया जाता है कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है? यह बोला जाए कि हम एक ही घर में घने 10-15 लोग रहते हैं, रहने की सुविधा नहीं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। लोग ये को बोलते कि मेरे पास सर नहीं, ये वन ऑफ द रीजन, भूखे मर रहा है। हर आदमी की, सर हर आदमी की अलग रीजन है, हर आदमी की अलग रीजन है। बाबना जी से एक बात स्पष्ट कर लें कि आखिर किन लोगों को गाँव भेजने की बात की जाए? अरे चतुर्थी जी, मैं आपसे एक दूसरे इसको प्रिज्यूमिंग के हमारे अरुण जी भी सही बोल रहे हैं और आपका भी कहना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने मजदूरों को सब अपने घर पे भेज दिया, सब लोग चले गए, तो हमारी देश की इकोनॉमी का क्या होगा? क्या हम इकोनॉमी को भी क्लोज करना चाह रहे हैं? क्या हम अभी अपने रेड जोन या ऑरेंज जोन को नहीं चालू करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। या हम प्रोडक्शन बंद करना चाह रहे हैं? या हम लोग सारा बिजनेस बंद करके मजदूर घर पे चले जाएं और वहां से आराम से रहें और हमारा सारी बिजनेस बंद हो जाए? आज की तारीख बंद कर देंगे। नहीं, आज की तारीख में मजदूरी मैन पावर कहाँ से लाएंगे? नहीं मिश्रा जी, आज की तारीख में जरूरी है हमारी इकोनॉमी के साथ लॉकडाउन को भी कैसे पैरेलल चला सके, वो जरूरत है। बिल्कुल, जहां भी हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, ये सरकार कदम क्यों था मजदूरों को भेजने के? क्योंकि ये लोगों को रोड पे थे, जिनके पास नहीं था, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अगर आप ये ऐसा सोचें कि ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करते जाएंगे और हमारा प्रोडक्शन भी चालू नहीं करेंगे, बिजनेस की और नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है
गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी 45% इकोनॉमी चालू हो जाए, बैलेंस जो 55% इकोनॉमी है उसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या एक्शन लेना है, इसके लिए वो सब ये जितनी छटनी पड़ी है उसके लिए कर रही है। कल सब मजदूर चला जाएगा, मेरे जैसे लोग भी गाँव चले जाएंगे, तो बिजनेस कैसे चलेंगे, कॉमर्शियल सिटी कैसे चलेगी, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। मिश्रा जी, प्रश्न हमारा इकोनॉमी का है, हाँ जी, मजदूर को जाना है, मजदूर को जाएंगे। अगर सारे मजदूर शहर से गांव चले गए तो क्या हमें फिर से कंपनियों को चालू नहीं करना है? क्या हमको फिर से ग्रोथ बढ़ाना नहीं है, जीडीपी बढ़ाना नहीं है, शहर को यूं ही छोड़ देना है? क्या मतलब इस प्लान की प्रक्रिया को जारी रखना है या कुछ लोगों को शहर रह जाएंगे? शहर का सवाल मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, जैसे आपने बोला ना कि जीडीपी संभालना है सर, कोरोना के लिए सारी चीजें बंद है, लॉकडाउन है। अभी इस समय फिलहाल जो प्रोडक्शन चालू है, इमरजेंसी चीजों की चालू है, कई मेंबर्स, कई लेबरों की मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, आप प्लीज उनकर जाकर देखिए। कई देखता हूँ जहां पर कंपनियों ने बंद कर दिया है और वो खड़े हैं। मैं बोला भी बंद है, 15 दिन बंद रहेगा, 20 दिन बंद रहेगा, 1 महीना बंद रहेगा। 1 महीने के बाद क्या करेंगे? तो सर स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक तो ये बंद ही रहेगा। इसमें कोई वो है ही नहीं कि हमको जीडीपी देखना, हमको वो देखना सर। जब तक चाइना, आपको उदाहरण में देता हूँ, चाइना का देखिए, चाइना ने लॉकडाउन किया था, जैसे ही उसने लॉकडाउन ओपन किया वापस उनके यहाँ पर कोरोना का अटैक आया। नहीं, लेकिन उन्होंने किया ना। हाँ जी सर, 15 दिन पहले का न्यूज है। कोरोना पे वो अटैक आया था, 1000-2000 का अटैक, कोई अटैक नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सर क्या आया ना, हमको लॉकडाउन ही करके रखना है पूरे देश को हमेशा कंटिन्यू? चतुर्वेदी सर, मेरी एक बात, परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, वापस आएंगे। हाँ, तो जब नॉर्मल होगी तो क्या करेंगे? सर नॉर्मल होगी तो जैसे सब आए थे, गए थे, वैसे सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि घर तो सभी को चलाना ना सर, परिवार सबका है जी। नहीं है, परिवार खाली मेरा और आपका नहीं है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर अभी हमारे तो जो सीनियर साहब बैठे हैं, बापना जी बैठे हैं, इनका आदर है, इन्होंने क्या बोला कि सब लोग चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, वो भी चले जाएंगे। सर मैं और आप भागने वाले नहीं है। देखिए ये हमारा कर्म क्षेत्र है जी। मेरा ऐसा मानना है कि हमको ये जो मुश्किल की जो परिस्थिति है, इसमें हमारे कर्म क्षेत्र देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड सर, कि जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, आइदर हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं सिंपल एक बोल रहा हूं कि अगर हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो हमको उनकी जहां व्यवस्था हो सकती है, जहां उनको सुरक्षित महसूस हो सकता है, वहां पर करना चाहिए। पैनिक अटैक होता है और प्रॉब्लम होता है, कई जगह पर मॉब्स जमा हो जा रहे हैं, हमको ये करना है, हमको ये है, वो है, ये सब क्या है? पैनिक ही है ना, पैनिक सिचुएशन है सर। नहीं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए पैनिक सिचुएशन, एक बात बताइए, कितने लोग मुंबई में अगर बात करें तो कितने लोगों को भेजने की प्रक्रिया की जा सकती है? कितने लोग ऐसे हैं, अगर गिनती में गिना जाए तो कितने लोग होंगे जिनको मुंबई से गांव जाना है, जरूरी है? नहीं प्रश्न देखिए, पहला चीज मैं क्लियर करता हूं, मैं मुंबई से बाहर बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उत्तर भारतीय की बात नहीं कर रहा हूं सर जी। मैं सबकी, अदर देन महाराष्ट्र की बात, इनफैक्ट अदर देन मुंबई की बात कर रहा हूं। अब कई लोग ऐसे हैं जो मुंबई से नासिक जाना चाह रहे हैं, कई लोग हैं ऐसे जो अपने सतारा जिले या अपने गांव साइड जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला तो मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारतीय है सर जी, ठीक है ना। ये कोई कास्ट के ऊपर इसको प्रोटोटाइप में किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट है मेरी। सेकंड आपकी बात जो आप बोल रहे हैं मिश्रा जी, आप इसको भेजना चाहिए सर, इसको बाइफरकेशन करने दो। अरुण मिश्रा, आप इसको पर प्रांतीय प्रांतवाद मत देखिए। यह मैं बात वही मैं बोल रहा हूँ, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तेलंगाना से झारखंड की ट्रेन चली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान से दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान से बिहार की बात कर रहा हूँ, मुंबई से राजस्थान की बात कर रहा हूं। लेकिन ये प्लान कितने दिनों तक चलेगा सर? प्लान ये तो देखिए कैसा है कि अभी कोई डरा हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कितना अभी जैसे गवर्नमेंट का पूरे साल चलाएंगे या 2-4 दिन तक के लिए चलाएंगे? कोई सीमित, देखिए कैजुअलिटी उसको दी जाती है इमरजेंसी सेवा कि कुछ इमरजेंसी के लोग हो, तो उस इमरजेंसी की सेवा में आप मुंबई के कितने लोगों को रखेंगे? नहीं सर मेरे हिसाब से तो उसको रखना चाहिए कि जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। कितने लोग हो जाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूं। अभी फार्म यहाँ पर राजस्थान में बापना जी ने बोला तो वहां पे 12 लोगों का फार्म आ गया, 6.5 लाख आ गया। तो अगर हम और प्रदेशों का पकड़ें तो कम से कम 25 लाख फार्म आ जाएंगे। तो 25 लाख महाराष्ट्र में आज मेरे एक सीनियर लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक 5.5 लाख फॉर्म आ चुके हैं राजस्थान की।
राजस्थान की उन्होंने बोला है। राजस्थान में 6.5 लाख फॉर्म आते हैं मेरे पास। राजस्थान के 6.5 लाख फॉर्म आए हैं और महाराष्ट्र में भी 5 लाख फॉर्म आ चुके हैं जी। क्या बताया आपने? 5 लाख फॉर्म तो मुंबई में भी आ चुके हैं सर। नहीं, मेरा आपसे इससे आगे जाना है। मैं ये बोल रहा हूँ आज की तारीख में क्या बॉम्बे में प्रोडक्शन चालू नहीं है? बॉम्बे के आसपास मुरबाड़ में आप देख लो, आप गोवा में जो फैक्ट्रियां वो देख लो, कल्याण के पास जो सारी वो फैक्ट्रियां, मुरबाड़ में फैक्ट्रियां चालू नहीं है, मुरबाड़ में फैक्ट्रियां चालू है आज की तारीख। आपको मैं आपको नाम भी दे दूं जहाँ मुरबाड़ इवन रेमंड से अपनी फैक्ट्रियां चालू कर दी है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ या लॉकडाउन लगना होगा और लॉकडाउन बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करेगा। हमने क्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट चालू कर दिया है। क्लोरोक्विन गोलियां सारी बॉम्बे के आसपास बन रही है और वो एक्सपोर्ट का प्रायोरिटी पे ऑर्डर है। पॉलीकैब इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज को हॉस्पिटल बनाने का ऑर्डर मिला है और अमेरिका गवर्नमेंट ने स्पेशली इंडिया गवर्नमेंट को आदेश दिया कि फैक्ट्री चालू की जाए, तो पॉलीकैब इंडस्ट्री चालू है। वो तो 2-4% की बात बापना जी, वो 2-4% की बात हो रही होगी मजदूरों की। बापना जी वो इमरजेंसी सर्विसेज सिर्फ चालू है, इमरजेंसी सर्विसेज। आप जो बोल रहे हैं कि चले जाएंगे मजदूर या इकोनॉमी, मेरे को ये कहना है कि अगर ये सारे लोगों को ऐसे ही होगा जिसका जरूरी नहीं जाना है और वो भी चले गए, तो क्या होगा इस कॉमर्शियल सिटी का? क्या होगा हमारी इकोनॉमी का? हम लोग आगे कैसे जाएंगे? ये प्रश्न हमारे सामने। सिर्फ मजदूरों को घर पे भेजना, उनको वहां रखना, फिर वापस बुलाना, वापस भेजना, ये सारी प्रक्रिया नहीं। आज थोड़ी रह रहे हैं, आज इतने साल से लोग रह रहे हैं। ये पहली बीमारी थोड़ी आई है, इसके पहले भी महामारी तो आ चुकी है। आज ये पहला तो है नहीं, उसके पहले भी आज। लेकिन इस तरीके से इतना खतरनाक माहौल तो पहली बार हुआ है ना बापना जी। बापना जी देखिए, पहले की बीमारी में सुनिए बापना जी, अभी के सिचुएशन में और पहले के सिचुएशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, हम आप अपने घर में एसी में बैठकर दूसरे जो सड़क पर बंदा है जो घूम रहा है, ये बीमारी जो फेस कर रहा है ना, उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं और आप वो नहीं कर सकते। वो घायल की गति घायल ही जानेगा सर। मैं और आप एसी के ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। वो बंदा सड़क पर क्या सिचुएशन फेस कर रहा है, किस डर की स्थिति में है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको चले जाना चाहिए, सबको चले जाना चाहिए। मेरा ये कहना है सर कि आपको अगर किसी को दिक्कत है, कोई अपने कर्म भूमि में नहीं रहना चाह रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, उसको इच्छा नहीं है इधर रहने की, और अगर उसकी रहने की और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उसको यहाँ से भेज देना चाहिए। बाकी मिश्रा जी, मुझे मेरा कर्मभूमि, मेरा बर्थ प्लेस ये है महाराष्ट्र, तो मुझे महाराष्ट्र में रहना चाहिए, भी मुंबई का रहे। अरुण जी एक बात सुनिए, ये कैसे तय होगा कि जी कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है? सर अभी देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट मिशनरीज काम कर ही रही है, तभी तो वो लोग सबसे अभी खाली एप्लीकेशन मंगा रहे हैं। अभी किसी ने कुछ तय नहीं हुआ कि कौन लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। बात रखेंगे कि इसके लिए क्या तय किया जाना चाहिए। आप डिबेट कर रहे हैं, मीडिया पर बोल रहे हैं, तो मीडिया की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचती है, एक एडवाइस पहुंचता है। आपके हिसाब से क्या रखा जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो जैसे अभी इन लोग आज मांग रहे हैं, राइट है ना जी, ये लोग अभी एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट प्रूफ के लिए आधार कार्ड मांग रही है, मुंबई का एड्रेस, गांव का एड्रेस और टेलीफोन नंबर मांग रही है। वो लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू लिंक कर रहे हैं, लोकल पुलिस स्टेशन उनको डीसीपी साहब से परमिशन लेकर दे रहे हैं, तो लोकल पुलिस स्टेशन इसका वेरिफिकेशन कर ही सकती है ना सर। जब जैसे हमारा पासपोर्ट की प्रक्रिया होती है, जी जी जी, वैसे बिल्कुल हो सकती है अभी इस दौरान में भी। इसका मतलब इस समय हमारे बीएमसी के अगर हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसके स्टाफ सर, कई ऐसे गवर्नमेंट मिशनरीज है जिनके स्टाफ इस समय अपनी स्वेच्छा से जो लोग सेवा दे रहे हैं, बाकी उनके स्टाफ की अभी खास जरूरत नहीं है, तो वो लोग घर पर भी बैठे हैं सर। ऐसे कई मशीनरी है, कई अपने ब्रांचेस हैं सर। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट के लोग जो ऐसे लोग हैं दे पा रहे हैं, उनको या अलग अलग विषय पर इनको यूज चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। बापना जी मेरे हिसाब से अगर मैं ये बात कहूं कि जिनका आधार कार्ड उनके गांव का है, उनको सबसे पहले यहां से भेजा जाना चाहिए। क्या लगता है? नहीं, ये क्राइटेरिया आप ठीक कह रहे हैं कि भेजा जाए, पर इसका फिक्स कैसे करोगे? वो गांव का जो आधार कार्ड है उसका यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सारी क्राइटेरिया कैसे वेरिफिकेशन होगी? नहीं ऐसा होता है के साथ में हूँ, क्योंकि 10 है जानता हूँ जिनका गांव का आधार कार्ड है और रहते यहाँ है, और यहाँ पर उनका घर भी है जी। मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, तो इसमें तो मैं बापना जी के जी
क्राइटेरिया क्या होंगे, कौन आदमी जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसका क्राइटेरिया क्या है? नहीं, आपने बताया कि हम लोग, मैं बता रहा हूँ मिश्रा जी, अरुण जी आप लोगों को जानते होंगे ऐसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे इतने जिनका यहाँ पर खुद का घर है उनका आधार कार्ड यहाँ पर राशन कार्ड जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप भले ही बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो सर फिलहाल अभी खाली आधार कार्ड पर वेरिफिकेशन कर रही है। बात सुनिए, जिनका यहाँ पर खुद का घर होगा उनका यहाँ पर राशन कार्ड आधार कार्ड जरूर होगा, क्योंकि उनको लाइट बिल की जरूरत पड़ती है, उनको रूम अपने नाम पे करवाना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप कैसे बोलिए कि ऐसे मैं ऐसे लोग काफी लोगों को जानता हूं जिनका आधार कार्ड गांव का है लेकिन वो रहते हैं मुंबई में। सर ऐसे काफी लोग हैं जिनका आधार कार्ड ऐसे मुंबई में गिने हुए मुश्किल से 0.1% होंगे सर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं कि जिनका आधार कार्ड गांव का रहेगा वो उनको ही खाली भेजा जाना चाहिए, तो ऐसे भी कई लोग हैं सर जो रहते गांव में है, यहाँ पर आकर मजदूरी कर रहे हैं और भाड़े के घर पे रह रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड स्कीम यहाँ लागू था, यहाँ चल रहा था, क्योंकि उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है, आधार कार्ड से लिंक करना था, तो इन्होंने आनंद फानंद में यहाँ पर आधार कार्ड बनवाया है। सर ऐसे कुछ लोग है ना। अरुण जी ये सब प्रॉब्लम है, आप बोले उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ये सब प्रशासन के सामने नहीं वेरिफिकेशन हो सकता, उसका वेरिफिकेशन सर सर मैं जैसे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है वैसे ही हमारे पुलिस स्टेशन पे उनके थ्रू हो सकता है सर। बीएमसी हॉस्पिटल्स के कई एम्प्लॉइज हैं जिनको सिर्फ सर्वे के लिए जैसे भारतीय जनगणना करने के लिए वेरीफाई है, पोलियो के ड्रॉप्स मिलाने के लिए जाते हैं सर, तो सारे एम्प्लॉइज को अगर आज यूज किया तो हम लोग इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे आपने अभी बताया कि रिक्शा वाले को जाना है, उसका क्या प्रोविजन है उसको भेजा जाए? वो यहाँ रिक्शा चला रहा है, उसकी यहाँ गाड़ी है, उसका खुद का रहने का यहाँ पे है, खाने पीने का है, वो बोलेगा मेरे को घर पे जाना है, तो उसका क्या वेरिफिकेशन किया जाए, उसको क्यों नहीं भेजा जाए? जैसा कि आपने भी बोला कि हर आदमी अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहा है, वो सड़क पे खड़ा है, तो जो रिक्शा वाले को भी जाना है, टैक्सी वाले को भी जाना है, एक मजदूर जो काम कर रहा है उसको भी जाना है, एक सब्जी वाला है जो सब्जी बेच रहा है वो भी जाना चाहता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बिल्डिंग में रहते हैं उनको भी जाना है, हर आदमी इस समय गाँव जाना चाहता है। मेरी बिल्डिंग में रहते हैं सर उनको नहीं जाने देना चाहिए, और अगर ऐसे लोग जाते हैं तो उनको कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। जाने देना नहीं चाहिए अलग बात है, लेकिन हर आदमी गांव जाना चाहता है। आपने बोला कि जो भी अपने गांव जाना चाहते हैं उनको जाने देना चाहिए। नहीं, मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ वहाँ बिल्डिंग में सब बिजनेस है, उसमें से कुछ लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर के भेज दिया राजस्थान में कि हमको आना है। अब ऐसे लोगों का क्या फोर व्हीलर लेकर के गाँव पहुंच रहे हैं और वहाँ प्राइवेट गाड़ियां करके गाँव पहुंच रहे हैं, क्या उनका रहने का ठिकाना नहीं है? जो फोर व्हीलर करके जा रहे हैं उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है उनके पास में, और वो गवर्नमेंट को उल्टा डबल तकलीफ दे रहे हैं। वहां जाके भी प्रॉब्लम करेंगे, फिर 15 दिन बाद ही आएंगे, फिर उनकी चेकिंग करो, फिर सारी समस्या प्रशासन के सामने है, तो प्रशासन नहीं करेगा तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए ठीक है, इसका मेरा समझ से कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी यहाँ पर, मिश्रा जी ने भी रखा, भावना जी ने भी रखा। मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा समय का भाव है, डिबेट को और फिर आगे हम इस मुद्दे पर फिर कभी और बातों को रखेंगे। वक्त हो चला है थोड़ा सा डिबेट को समाप्त करने का, लेकिन चलते चलते हम इतना बोलेंगे कि सरकार को बहुत फूक कर कदम रखना पड़ेगा, कहीं आनंद विहार और बांद्रा जैसी स्थिति नहीं हो जाए और फिर हमको एक और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसलिए बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्लानिंग तरीके से जो बिल्कुल फंसे हुए लोग हैं, जो वाकई में जिनको ज़रूरत है सहायता की, उनको ढूंढना है और उनको भेजना है। जाना तो हर कोई चाहता है इस समय शहर छोड़ करके गाँव, क्योंकि गाँव में खुला आकाश होता है, खुला जगह होती है और सब लोगों को यह डर होता है कि हम शहर में हैं तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, गांव में हम सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम बल्कि गांव में और संक्रमण फैला देंगे अगर हम ऐसी सोच रखेंगे। तो इसके ऊपर फिर फिलहाल पूरी बातों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ पैनिक होने की वजह से ही यह मजदूरों का या फंसे हुए लोगों की स्थिति को जानना उचित नहीं होगा। सारी बातों पर ध्यान रख करके ये सारों लोगों को उनके गांव भेजने की तैयारी की जानी चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटते हैं। देखते रहिए मेट्रो मई। नमस्कार।